सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है क्रिया। तो हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और उसके साथ कुछ वाक्य दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आजकल वर्षा ऋतु चल रही है। सुबह शाम झमाझम बारिश होती है। किसान अपने खेत जोत रहे हैं। कुछ खेतों में पानी भरा है। किसान उसमें धान किसान उनमें धान को किसान उनमें धान की पौधा लगा रहे हैं। कहीं कहीं बाढ़ें आ रही हैं। लोगों के घर नष्ट हो गए हैं। वे अपने घर दोबारा बना रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी है। कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे हैं। वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। तो आपने देखा, ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी कार्य का करना या होना बता रहे हैं। इन्हें क्रिया कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों से किसी भी कार्य के करने का पता चलता है या फिर वो कार्य हो रहा है या होने का पता चलता है, तो उन्हीं शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। अगला है हमारा धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे सुन, जा, सो, उठ, भाग, तैर, खेल, पी। तो ये क्या है, हमारे क्रिया के मूल रूप हैं, जिसे हम धातु कहते हैं। धातु के साथ प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया के मूल रूप के बाद ना प्रत्यय लगाकर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। जैसे धातु है सुन, अब उसमें प्रत्यय लग गया ना, तो क्या हो जाएगा, सुनना। ऐसे ही जा जमाना, जाना। उठ जमाना, उठना। भाग जमाना, भागना। पी जमाना, पीना। गिर जमाना, गिरना। ऐसे अगला है हमारा क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर तथा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, अजमा कर्मक, अर्थात कर्म रहित, कर्म के बिना। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं लगा होता और क्रिया का फल यानी कि प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। घोड़ा दौड़ता है, बच्चा हंसता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सीधा घोड़े का फल किस पे प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सीधा सीधा घोड़े पर पड़ रहा है क्रिया का प्रभाव। तो ये क्या है, हमारा अकर्मक क्रिया। वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रियाओं दौड़ता है, हंसता है तथा टर्राता है का सीधा प्रभाव क्रमशः वाक्यों के कर्ता घोड़ा, बच्चा और मेंढक पर पड़ रहा है। अतः यहाँ प्रयुक्त सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। आपने देखा, इन वाक्यों में क्रियाओं के साथ कोई कर्म नहीं है। अब अकर्मक क्रिया की पहचान। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्नसूचक शब्द लगाकर प्रश्न करने से कोई उत्तर नहीं मिलता, तो समझो कि वह अकर्मक क्रिया है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा क्या दौड़ता है, कोई उत्तर नहीं है। मेंढक टर्राता है, मेंढक क्या टर्राता है, कोई उत्तर नहीं है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, दौड़ता है अकर्मक क्रिया है, टर्राता है अकर्मक क्रिया है। अब आप समझ गए होंगे कि उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर ना मिलने के कारण वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक क्रिया है। अब अगला है हमारा सकर्मक क्रिया। स जमा कर्मक, यानी कि अर्थात कर्म सहित कर्म के साथ जिन क्रियाओं का फल यानी कि प्रभाव सीधा कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देव आम खा रहा है, मोची जूते सिल रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं खा रहा है, सिल रहा है और लगा रही है का प्रभाव सीधा कर्ता पर ना पड़कर कर्म आम, जूते तथा झाड़ू पर पड़ रहा है। अतः यहाँ प्रयुक्त सभी क्रियाएं सकर्मक हैं।
सकर्मक क्रिया की पहचान किस प्रकार से होती है? यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसको, किसे आदि प्रश्न सूचक शब्द लगाकर प्रश्न से करने से कोई उत्तर मिलता है तो समझ लीजिए कि वहां सकर्मक क्रिया है। जैसे देव आम खा रहा है, तो देव क्या खा रहा है? आम खा रहा है, तो खा रहा है सकर्मक क्रिया है। मोची जूते सिल रहा है, तो मोची क्या सिल रहा है? जूते सिल रहा है, तो सिल रहा है क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगी। अब आप समझ गए होंगे कि उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर मिलने के कारण वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। क्या आप जानते हैं वाक्य में कर्म का प्रयोग हुआ है अथवा नहीं, इस बात से क्रिया के अकर्मक अथवा सकर्मक होने का निश्चय नहीं होता। जिन क्रियाओं की मूल प्रकृति सकर्मक होती है उनके साथ चाहे कर्म का प्रयोग ना भी हुआ हो तो भी वे सकर्मक मानी जाती है। जैसे अमित पढ़ता है, वेद लिख रहा है, सब्जी वाला बेचता है, अमित खाता है, वेद देख रहा है, भिखारी मांगता है। तो उपयुक्त उदाहरणों में प्रयुक्त क्रियाएं सकर्मक हैं। यद्यपि इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, तथापि पढ़ता है, लिख रहा है, बेचता है आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो मूलतः सकर्मक हैं। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म का प्रयोग होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अवि दूध पीता है, शिवी निबंध पढ़ती है, राधा गाना गाती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक कर्म का प्रयोग इन वाक्यों में किया जा रहा है। तो इन वाक्यों में क्रिया के साथ दूध, निबंध और गाना एक एक कर्म आए हैं, अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं एक कर्मक क्रियाएं हैं। अब अगला है द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ दो दो कर्म प्रयोग होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भूमि ने शिखा को अंगूठी दी, सागर ने पिल्ले को दूध पिलाया। इन वाक्यों में क्रिया के साथ शिखा और अंगूठी, पिल्ले और दूध दो दो कर्माएं हैं, अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं दी और पिलाया द्विकर्मक है। अब अगला है हमारा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अमन ने कोट उतार दिया, नमन ने पुस्तक फाड़ दी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक साथ दो क्रियाओं का बोध हो रहा है। तो इन वाक्यों में उतार दिया और फाड़ दी संयुक्त क्रियाएं हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में पहली क्रिया प्रधान होती है तथा दूसरी क्रिया रंजक क्रिया होती है। रंजक क्रिया प्रधान यानी कि मुख्य क्रिया के प्रभाव को बढ़ा देती है। अब अगला है हमारा नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हमें अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, छाया पाठ दोहराने लगी। तो इन वाक्यों में अपनाना और दोहराना नाम धातु क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं क्रमशः अपना सर्वनाम और दोहरा विशेषण शब्दों से बनी है। कुछ नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार हैं, संज्ञा शब्दों से शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, लात से रतियाना, लज्जा से लजियाना। सर्वनाम शब्दों से अपना से अपनाना, विशेषण शब्दों से गरम से गरमाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, नरम से नरमाना, दोहरा से दोहराना, तोतला से तुतलाना। अगला है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता कार्य को स्वयं ना करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ने धोबी से कपड़े धुलवाए। इन वाक्यों में दूसरा, मालिक ने नौकर से दूध मंगवाया। तो इन वाक्यों में धुलवाए और मंगवाया प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। यहाँ कर्ता कार्य को स्वयं ना करके दूसरों से करा रहा है। आपने देखा
आपने देखा उपयुक्त वाक्यों में धोबी और नौकर कार्य करते हैं। वे इन कार्यों को अपनी इच्छा से नहीं करते, बल्कि उन्हें इन कार्यों को करने की प्रेरणा क्रमशः पिताजी और मालिक से मिल रही है। इसलिए ये पिताजी और मालिक प्रेरक कर्ता और धोबी तथा नौकर प्रेरित कर्ता। अतएव इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं प्रेरणार्थक हैं। अब अगला है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे चोर सामान चुराकर भाग गया, पुजारी ने नहाकर पूजा की, मैंने भागकर बस पकड़ी। तो इन वाक्यों में चुराकर, नहाकर और भागकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये क्रियाएं क्रमशः भाग गया, पूजा की तथा पकड़ी मुख्य क्रियाओं से पूर्व हो चुकी हैं। ये थी बच्चों हमारे, तो हमने जाना इस अध्याय में क्रिया और उनके भेद और उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।